मेरे बच्चों, तो आज हम चल रहे हैं क्लास 10th के नए सब्जेक्ट की ओर, जिसका नाम है साइंस। क्या नाम है? साइंस। आप अच्छे से देख रहे होंगे, यहाँ पर ये लिखा हुआ है साइंस शब्द। बहुत पहले इसका नाम सुने होंगे। आपके एग्जाम में 3 पार्ट साइंस का होता है, जो हम आगे बताएंगे। और अच्छे से आप पढ़िए, पूरे बेसिक से क्या है नहीं है, छोटी छोटी चीजें जो आमतौर पर गांव घर के लोग भी पूछा करते हैं, वही चीज। आज के डेट में अगर आप साइंस नहीं पढ़ते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर एक पग पग पर आपको साइंस पीछा करे, इसीलिए साइंस जानना जरूरी है। कोई भी बच्चे कहेंगे कि हम आर्ट रख लेंगे, लेकिन उसको भी साइंस पढ़ना जरूरी है। विदाउट साइंस के आप अपनी डेली लाइफ में एक भी चीज नहीं कर पाएंगे। वो बात अलग है कि हम उस चीज को जानते नहीं है कि इसमें कौन सी साइंस छुपी है, इसमें क्या खाते हैं, मतलब कौन सी साइंस है, कहाँ पर साइंस है। हम अभी बोल रहे हैं, इसके पीछे भी साइंस है। आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, इसके पीछे भी साइंस है। तो हर एक व्यक्तियों को साइंस जानना जरूरी है। साइंस की महत्व ही इसीलिए है कि बिना साइंस के आप एक पग अपने जीवन में नहीं चल सकते हैं। ठीक। तो सबसे पहले में बहुत सारे लोगों से सुने हैं कि साइंस 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 फलाना साइंस जानता है। आखिर वो साइंस होता क्या है? तो आज हम इसी सिलसिले में बात करेंगे, कुछ सिलेबस भी डिस्कशन करेंगे। जहां तक हो सकता है आज हम वहां तक कुछ कंप्लीट करेंगे। वन डे बाय डे लगभग लगभग कोशिश करेंगे हम कि आपको साइंस का पार्ट या अदर सब्जेक्ट का भी पार्ट कुछ कुछ लेकर के आपके सामने में आऊं। आप सब धैर्य बना करके रखें। जो भी क्लास 10th की 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, उस सभी बच्चे से आग्रह है कि आप इस सेशन को, ये जो भी वीडियो हम डाल रहे हैं यूट्यूब पर, हर एक सेशन को आप देखें जरूर। अपने दोस्तों को शेयर करें जो अगली बार 2027 में एग्जाम देंगे। साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आपको बहुत सारी चीजें आपको इस चैनल पर आपको मिलेंगे। इसीलिए बच्चों, आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और देखें। अगर आप कहीं पढ़ते होंगे ना, तो आप कंपैरिजन करना कि हम एक्चुअल में क्या पढ़ाई मिलनी चाहिए और हम पढ़ क्या रहे थे। मैं एक ही चीज कहूंगा कि कोई भी टीचर हो, हर एक टीचर अपने आप में बेस्ट है। आप एक ही चीज ध्यान रखिएगा कि अगर टीचर जो पढ़ाते हैं उसके थ्योरी पेपर पढ़ने से, जो थ्योरी समझा रही है, समझाने के पश्चात जिस क्लास को आप पढ़े हैं उस क्लास से रिलेटेड जो भी किताबें उठानी है उठा लो, जहां से मर्जी उठा लो। और उससे अगर आपको 80 से 90% क्वेश्चन बन जाता है, मतलब 100 में से 80 से 90 क्वेश्चन बनता है, 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन बनता है, 50 में से 35 टू 40 क्वेश्चन बन जाता है, तो समझना कि हमारे टीचर अच्छे हैं। एग्जाम में अंक लाना बहुत भी बहादुरी नहीं है। आप चोरी करके भी लिख लेंगे ना, 1 महीना पढ़ लेंगे ना, तो आपको रिजल्ट आ जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन जरूरी है नॉलेज गेन करना, ज्ञान प्राप्ति करना, ये सबसे बड़ी चीजें हैं। और आज मैं कह रहा हूँ, साइंस आर्ट जो भी चीजें हैं, किसी भी सब्जेक्ट को आप रटे नहीं, समझ के पढ़े, थ्योरी बेस्ड पढ़े, कारण जान के पढ़े। आगे आपको उस चीज की जरूरत पड़ने वाली है। जितने आगे बढ़ेंगे, आज वो समय नहीं है कि आप रट लेंगे किसी चीज को और आपकी बेड़ा पार हो जाएंगे। नहीं, बिना नॉलेज के आपको कुछ भी नहीं हो पाएगा। समझ गए? इसीलिए आप पढ़िए, मन से पढ़िए,
जहां आपकी बातों समझ में आ रही है, जिस टीचर की बातों आपको समझ में आ रही है, उस टीचर से पढ़िए, लेकिन पढ़िए। बात समझ रहे हैं? बिना पढ़ाई से कुछ होने वाला नहीं है। दुनिया बहुत आगे है, आगे आपको बहुत कंपटीशन को झेलना है, इसीलिए रट्टा ना मारिए, समझिए, कंसेप्ट बेस्ड चीजों को आप पढ़िए। जहां पर आपको कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग मिल रहा है वहां से आप पढ़िए। साथ ही मैं एक और बात आप सबों को कहना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे क्लास 10th में का तैयारी कर रहे हैं, सबसे आग्रह है, निवेदन है, विनती है कि आप बुक जरूर पढ़ें। आप टीचर से भी पढ़ें, लेकिन पहले आप बुक पढ़िए, या टीचर को पढ़िए, उसके बाद बुक पढ़िए। जो भी उसमें डाउट आ रही है उससे आपको आप अपने टीचर से सहयोग लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ। इसीलिए बुक पढ़ो, जितना हो सके उतना अधिक से अधिक, मतलब आप बुक पढ़े, अधिक से अधिक टाइम आप बुक को दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने चैप्टर की ओर। जो सब्जेक्ट हम लेकर आए हैं उसका नाम है साइंस, विज्ञान। अब देखिए, ये विज्ञान शब्द हिंदी में अगर आप देखेंगे तो कोई भी कहेगा ना विज्ञान क्या है, तो नाम से स्पष्ट है, विज्ञान मतलब वी का अर्थ होता है। यहाँ पर अगर हम चर्चा करेंगे तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, वी, वी, इस वी का अर्थ होता है विशेष। ठीक है, और ज्ञान जो है, ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान या जानना। मतलब अगर आप सिर्फ विज्ञान का अगर अध्ययन करना चाह रहे हैं, विज्ञान कहते किसको है, तो एक ही चीज आप देख लीजिए, लिखा है विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान। मतलब किसी भी चीज के बारे में अगर विशेष जान रहे हैं वही विज्ञान है। किसी भी चीज के बारे में विशेष जानना, अधिक जानना, गहरा जानना, वही विज्ञान है, वही साइंस। बट बहुत सारे बुक में इस चीजों को उतनी स्पष्टता से नहीं लिखा गया है। अब जानते हैं कि ये शब्द जो है साइंस, ये कहां से, हिंदी शब्द तो हम जान गए, इंग्लिश शब्द क्या है। देखिए, इंग्लिश शब्द में लिखा है साइंस, अर्थ लिखा है यहाँ पर कि यह साइंस शब्द जो है एक लैटिन वर्ड जिसका नाम क्या है, सेंटिया, यहाँ से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, जानना। कैसे जानना, किस प्रकार से जानना, क्रमबद्ध रूप से जानना। जानना यहाँ पर भी लिखे हैं, यहाँ भी जानना है, लेकिन ये जानना कह रहा है कि टू नो एनीथिंग डीपली एंड सिस्टमेटिकली नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। मतलब किसी भी वस्तु के बारे में क्रमबद्ध रूप से और गहरा ज्ञान। जैसे आप पढ़ ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो क्या आप जन्म लिए 2 साल के बाद आप 10th क्लास में पढ़ने लगे? नहीं, पहले आप क्या किए, तो जैसे आंगनबाड़ी होता है, LKG, UKG, नर्सरी, फिर 1 2 3 ऐसे करके गए, और तब जा करके आज हम 10th क्लास में क्रम से गए। ठीक है, और जानना क्या हम सिर्फ एडमिशन करा करा करके आगे बढ़ते जाए तो क्या हो जाएगा? नहीं, हम इसको LKG को भी जानना पड़ेगा, UKG को डीपली पढ़ना पड़ेगा, नर्सरी को डीपली पढ़ना पड़ेगा, 1 को डीपली पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप 10th तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो किसी भी वस्तु के बारे में गहरा, डीपली का मतलब होता है गहरा, सिस्टमेटिकली मतलब क्रमबद्ध, क्रम से जानना ही क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। देखिए, हिंदी में स्पष्ट लिखा गया है, किसी वस्तु के बारे में क्रमबद्ध रूप से गहरा ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी वस्तु के बारे में आप गहरा ज्ञान ले रहे हैं ना, डीपली जान रहे हैं ना, क्या कहलाता है, साइंस। कभी कभी बच्चों पूछ दिया जाता है, बच्चों से, कोई टीचर, गो के लोग, कि अगर आप जानते हैं साइंस पढ़े हैं? हाँ, मैं पढ़ा हूँ। बताइए साइंस का जनक किसको कहा जाता है? तो साइंस का जनक याद रखिए, गैलीलियो को कहा जाता है। यह एक खगोल शास्त्री थे। कौन थे? याद रखिएगा, खगोल शास्त्री थे।
बात समझ गए? कौन थे? खगोल शास्त्री थे। बात समझ, जिन्हें प्लानेट जितने मतलब वो क्या कि बहुत डीपली चीजों को पढ़ा, समझ गए, बहुत डीपली चीजों को पढ़ा। वो भी तो साइंस के अंतर्गत क्या था ना। आप आर्ट पढ़ रहे हैं, आप खगोल भूगोल पढ़ रहे हो, वो भी क्या है, इन्वायरमेंटल के बारे में पढ़ रहे हैं, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ रहे हैं, वो भी साइंस का ही पार्ट है। क्या समझे? तो इसीलिए इन्होंने बहुत जनक का मतलब ही होता है कि जो उसके बारे में सबसे अधिक बताए, सबसे ज्यादा बात बताए, वो अनसुनी चीज बताए, उसी को हम सब कहते हैं उसका जनक। बात समझिए। अब हम सब जानते हैं इसकी कैटेगरी कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, अलग अलग टीचर इसको अलग अलग तरीके से बांटता है। मैं जहां तक अपने ये मानता हूं कि साइंस दुनिया में दो ही प्रकार से पहले बांटा जा सकता है। एक पहला, जिसको हम सब कहेंगे सजीव, और एगो को कहेंगे निर्जीव। इसी के आधार पर पहले बांटा गया है। सजीव मतलब लिविंग थिंग साइंस, और निर्जीव मतलब नॉन लिविंग थिंग साइंस। सजीव विज्ञान और निर्जीव विज्ञान। सजीव विज्ञान का मतलब हुआ कि जिसमें हम सब क्या करेंगे, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, मतलब सजीव का अध्ययन करेंगे। निर्जीव विज्ञान का मतलब जिसमें हम सब निर्जीव का अध्ययन करेंगे। इसी सजीव विज्ञान जो होती है, इसी को अपने गांव घर की भाषा में लाइफ साइंस भी कहा जाता है, और इसी को बायोलॉजी भी कहा जाता है। जो निर्जीव पदार्थ होती है, इसका जो अध्ययन, उसको हम एक्सपेरिमेंटल साइंस भी कहते हैं, प्रायोगिक विज्ञान भी कहते हैं। अब इस बायोलॉजी को अगेन दो कैटेगरी में बांटा गया। एक होता है बॉटनी, और एक होता है आपका जूलॉजी। बॉटनी मतलब इसमें दो पार्ट, ये आपका है वनस्पति, मतलब इसमें हम सब किसके बारे में पढ़ेंगे, तो पेड़ पौधों के बारे में, ठीक है। और इसमें हम सब पढ़ेंगे किसके बारे में, जीव जंतु के बारे में, जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे। ये है भौतिक और यह है रसायन, दो प्रकार से, जिसको फिजिक्स और केमिस्ट्री हम सब कहते हैं। तो भौतिकी में क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम सब प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, प्रकृति घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। और ये रसायन जो है, इसमें जितने भी केमिकल्स आते हैं, चाहे दवा बनाते हैं, उसमें कौन कौन सी केमिकल यूज किया जाता है, सीमेंट है, ये जितने भी सारी चीजें हैं, उसमें कौन कौन सी चीज का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम कपड़ा पहनते हैं, उसमें पॉलिस्टर आता है, रेयन आता है, प्लास्टिक आता है, जितनी सारी चीजें, उसमें कौन कौन सी केमिकल का यूज किया जाता है, इस सब के बारे में हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था आपका एक साइंस का ओवरव्यू। ठीक है, अगर किसी प्रकार की इसमें दिक्कतें आपको आए तो जरूर आप बोलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम अपना पहला पार्ट जो है, जो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, तो आपकी क्लास 10th में ये तीन नाम, तीन चीज आपको पढ़ने को मिलेंगे। एक आपको पढ़ने को मिलेंगे फिजिक्स, एक को मिलेंगे आपको केमिस्ट्री, और एक मिलेंगे आपको बायोलॉजी। ये तीन किताब आपको पढ़ने को मिलेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपको एक ये पढ़ने को मिलेंगे, एक आपको ये पढ़ने को मिलेंगे, और एक आपको ये पढ़ने को मिलेंगे। ये तीन बुक पढ़ेंगे। और अगर आप हम बात करेंगे एनसीईआरटी की, एससीईआरटी की, जिसको हम बीटीबीसी कहते हैं, तो उसमें एक ही नाम से आपको जाना जाता है, ये विज्ञान। ठीक है, लेकिन जब आप अदर किसी राइटर का बुक पढ़ेंगे, तो ये तीन चीजें आपको अलग अलग दिखाई देंगे। एक जगह आपको ये दिखाई देंगे लिखा हुआ, एक जगह ये दिखाई देंगे, और एक जगह ये दिखाई देंगे। तो हम सबसे पहले आज पहला पार्ट पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो आपको अच्छे भी लगता है बच्चों को पढ़ने में। पहला पार्ट है आपका फिजिक्स। कुछ अध्ययन कर लें उसके बारे में भी, फिर आगे चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले भौतिकी क्या है, तो हम पहले बताए कि यह है क्या, यह है आपका भौतिकी कहते हैं। और ये पहले ही हम बताए कि प्रकृति विज्ञान है। क्या आपका प्रकृति विज्ञान है।
इसमें हम सब प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सर, प्रकृति क्या है? प्रकृति मतलब हम चारों तरफ से जिस चीज से घिरे हैं, जितनी चीज हम देख रहे हैं, सब प्रकृति क्या है? पेड़ पौधा, हवा, जल, ये सब क्या है? प्रकृति है। आकाश, सूर्य, चंद्रमा, ये सब क्या है? प्रकृति है। रोशनी, प्रकाश, ये क्या है? सब प्रकृति की चीजें हैं। अब इसी में होने वाले जो घटनाएं हो रही है, जितने सारे घटनाएं, आप कितने की कौन से घटनाएं देख रहे हैं? जैसे आकाश में आप तारे टिमटिमाते हुए नजर आ रहा है आपको, जैसे सूर्य की रोशनी आपको आंख तक पहुंच रहे हैं, आप इंद्रधनुष को देखे होंगे, आप जब बारिश होती है तो बारिश में आप ऐसी ऐसी चीजें सुनते हैं कि जैसे बिजली की तड़क कभी और उसकी आवाज कभी और, ये सब घटनाएं हैं। बिजली कहाँ से आती है, पंखा कैसे चलती है, ये प्रकृति में कुछ घटनाएं हैं जो अजूबा अजूबा दिखता है। किसी वस्तु को हम फेंकते हैं तो ऊपर जाती है, नीचे गिर जाती है, ऊपर क्यों नहीं चले जाती है। ये तमाम सारी चीजें और कई सारी चीजें हम सब और घटनाएं, जैसे हम बस पर चढ़ते हैं, है ना, बस रुकी रहती है और जब वो अचानक चलती है तो हम पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, चलते रहते हैं, ब्रेक लगाती है, आगे की ओर गिर पड़ते हैं। ये तमाम घटनाएं हैं हमारी प्रकृति में जो हम देखते हैं। इसी घटनाओं के बारे में हम जिसमें अध्ययन करेंगे, जिस बुक में अध्ययन करेंगे, वही फिजिक्स कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीजें हम लिखे हैं, फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है। आप यहाँ पर आप कभी कभी नेचुरल साइंस में लिख जाता है, लोग प्राकृतिक विज्ञान भी लोग इसको कहते हैं। ठीक है, तो आप नेचुरल साइंस में यहाँ पर लिख सकते हैं, एग्जैक्ट साइंस लिख सकते हैं, इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स फेनोमेनन। प्रकृति, इसको हम सब प्रकृति कहते हैं, और यह प्रकृति में होने वाले घटनाएं। समझ गए? मतलब देखो, हिंदी में स्पष्ट लिखा है, भौतिक विज्ञान, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है। यहाँ पर भौतिकी लिखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और उनमें होने वाले घटनाओं के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसी को हम सब क्या कहते हैं? साइंस। जैसे प्रकृति घटनाएं क्या सब है, देखो, इंद्रधनुष का बनना, तारे का टिमटिमाना, आकाश का रंग नीला होना, और कई सारे आप चीज देख सकते हैं जो हम आपको एग्जाम्पल पहले बताए। बात समझिए। अब यहाँ पर भी आता है आपको कि फादर ऑफ फिजिक्स। देखिए, इस पर कई सारे टीचर्स का मत है अलग अलग। प्राचीनतम समय की बात करें तो फिजिक्स का जो जनक हुआ करते थे वो न्यूटन साहब को माना जाता था। अभी भी माना जाता है, ऐसा बात नहीं। प्राचीन समय में जो भौतिकी के जनक थे वो किसको माना जाता था? न्यूटन को। लेकिन आधुनिक में क्या है कि देखिए, जब क्लास 12th में जाएंगे तब तो 3 प्रकार का इसको बांट दिया जाता है। वहां में जब आप ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर मतलब प्रकाश के विज्ञान पढ़ेंगे, वहां पर कि आधुनिक मॉडर्न फिजिक्स एक होता है। 3 प्रकार का वहां पर भी बांट दिया जाता है फिजिक्स को। तो इसमें मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे तो मॉडर्न फिजिक्स का पिता जो है वो अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है, जिन्होंने सिद्ध किया था E बराबर mc²। समझ गए? और आप इसके बारे में तो जानते हैं कि सर आइजैक न्यूटन जो जनक इसलिए कहा जाता है, प्रकृति में बहुत खास चीजें दी है। हम सब जो खड़े हैं इस धरती पर, उसके बारे में बताने वाला ही सर आइजैक न्यूटन थे। ठीक है, अब हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि क्लास 10th के सिलेबस में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, क्लास 10th के सिलेबस में सबसे पहले आपको पढ़ना है, अलग अलग बुक में है बट एक ही चीज लिखी हुई रहती है। पहला है आपका प्रकाश। जब आप किसी खास एक राइटर का बुक अध्ययन करेंगे, भारतीय वन या बिरलैंड या कोई भी चीज, उसमें 2 चैप्टर अलग अलग मिलेंगे। आपको एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अलग मिलेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अलग मिलेगा। लेकिन जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उसमें एक चैप्टर मिलेंगे, उसी के 2 पार्ट मिलेंगे। ये 2 घटनाएं हैं। तो लाइट की, प्रकाश की 2 घटनाएं हैं, एक प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ये 2 अलग अलग घटनाएं हैं जो घटना हम आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन एक्चुअल में
ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है लाइट, प्रकाश। तो आप या तो इसको एक चैप्टर मानिए या दो चैप्टर मानिए, दो भी मान सकते हैं। कोई अदर बुक, प्राइवेट बुक रेफर करते हैं, वहां पर आपको दो चैप्टर मानना पड़ेगा, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। ठीक। दूसरा है, यहाँ से फिर सेम सेम आपको मिलेगा, जिसमें पहला है ह्यूमन आइज एंड इन्वायरमेंटल रिफ्लेक्शन। देखिए, इस चैप्टर का नाम अलग अलग बुक में अलग अलग तरह लिखे जाते हैं। हमने यहाँ पर लिखा मानव आंख और वायुमंडलीय अपवर्तन। इस बुक में लिखा हुआ मिलेगा मानव नेत्र और रंग बिरंगी दुनिया एवं वायुमंडलीय अपवर्तन। कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। ठीक। अगला है आपका, जिसको हम सब कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ठीक है। तीसरा है, जिसमें हम सब बिजली के बारे में पढ़ेंगे इसमें। फिर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जैसे जिसमें हम सब मोटर, जनरेटर, कैसे बिजली उत्पन्न होती है, इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। और सबसे लास्ट चैप्टर जो है वो है सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। मतलब ये ऊर्जा क्या होती है, कहाँ से ये आती है, कैसे हम सबों को मिलती है ऊर्जा, है ना, कोई चीज चलती है, इसके कितने स्रोत है, इस सब के बारे में हम सब अध्ययन करेंगे। आई होप आप सबों को सिलेबस में किसी प्रकार की दिक्कतें मेरे ख्याल से आने वाले नहीं है। ये आप इसको 5 चैप्टर मानिए चाहे 6 चैप्टर मानिए, 5 मानेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, 6 मानेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जब सिलेबस अध्ययन हो गया तो सबसे पहला पार्ट जो हम सबों को पढ़ना है वो क्या है आपका? लाइट। क्या है आपका? लाइट। चलते हैं हम सब अगली स्लाइड, प्रकाश पढ़ने के लिए। देखिए, बहुत ही सिंपल चीज है, आपको समझनी है इसमें कि प्रकाश आपको क्या है। समझिए, क्या पढ़नी है आपको? प्रकाश। चलिए ध्यान से समझिए। हम नई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लाइट। क्या नाम है आपका? लाइट है। चैप्टर का नाम क्या है? लाइट। ठीक है, मतलब प्रकाश क्या है समझिए। अब एक बात बताइए कि प्रकाश, हम कह रहे हैं प्रकाश प्रकाश हम चिल्ला रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं प्रकाश है क्या, किसको कहते हैं? बहुत आसान सी चीज। एक बात बताइए आप कि हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो देखते कैसे? देखते तब है जब जिस वस्तु को देख रहे हैं वह वस्तु रोशनी में रखा हो। इस प्रकाश को अगर दूसरा नाम अगर हम दे तो इसको रोशनी भी कहते हैं। अब रोशनी किसी का नाम भी हो सकता है, मतलब बोलना कि मेरे को कह रहे हैं सर, ऐसा नहीं है। तो प्रकाश जो है वो क्या है, तो जब किसी भी वस्तु को देखना है, जब तक उस वस्तु को हम रोशनी में नहीं रखेंगे, उस वस्तु को लाइट में नहीं रखेंगे, प्रकाश में नहीं रखेंगे, तो वस्तु नहीं दिखेंगे। लाइक दैट। आप किसी वस्तु को अंधेरे कमरे में रख दीजिए और आप रोशनी में रहिए, क्या वस्तु दिखेंगे? नहीं, नहीं दिखेगा। लेकिन आप किसी वस्तु को रोशनी में रखिए, ये वस्तु है इसको रोशनी में रखिए और आप अंधेरे में हो जाइए, क्या वस्तु दिखेंगे? जरूर दिखेंगे। तो बताइए, उस वस्तु को दिखने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ी? लाइट की। लेकिन क्या हम देखते हैं तो हमको लाइट की जरूरी है कि जिस वस्तु को देखते हैं उसको लाइट की जरूरी है? तो जिस वस्तु को हम देखते हैं उसको लाइट की जरूरत है ना। इसका मतलब है किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। समझ गए? तो वही चीजें यहाँ पर लिखी गई है कि वह भौतिक कारक जो हमें किसी वस्तु को देखने में क्या करती है, मदद करती है। किसी वस्तु को देखने में मदद करती है, वो क्या कहलाता है? प्रकाश।
ठीक है। अगला है प्रकाश का गुण, ध्यान से समझेंगे क्या है प्रकाश के गुण। पहला है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। हमेशा इस बातों को ध्यान रखना, प्रकाश कभी भी टेढ़ी ऐसे नहीं गमन करती है, प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही गमन करती है। इसका मुख्य कारण यह है, मतलब आप इसका प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि आप दीवार के एक साइड खड़े हो जाइए, इधर से टॉर्च दीजिए, क्या उस साइड आपको रोशनी जाएगा? नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्योंकि अगर जाता तो प्रकाश मुड़ता नहीं है। आप कहेंगे सर आप गलत बोल रहे हैं, हम देखे हैं कि एक जगह पर हम टॉर्च देते हैं तो वहां से दूसरे जगह हमको रोशनी दिखाई देता है। हाँ, वो प्रकाश मुड़ा नहीं, वो प्रकाश वहां से आगे घटना दो पड़ेगा, वो परावर्तित हो गया, कि परिघटना है। क्या समझे? आपको नहीं होता कि टेढ़े मेढ़े पाइप से गुजारिए। अब जब आप गुण आगे पढ़ेंगे, जब क्लास 12th में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रकाश में दो प्रकार की गुण पाई जाती है। एक होता है प्रकाश, जैसे आगे पढ़ेंगे कि प्रकाश प्रकार की कण है, और आगे पढ़ेंगे जब 12th में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि प्रकाश एक प्रकार की तरंग है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की तरंग है, जो आपको 12th में पढ़ना है। 10th में तरंग की गुण को दर्शाया नहीं गया है, इसीलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। दूसरी बात, प्रकाश जो है अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अब आप बात कहेंगे कि सर ये माध्यम क्या होता है? माध्यम का मतलब होता है कि देखिए, दो प्रकार की चीजें, तरंग की बात आती है तो वहां पर आपको पता चलेगा कि जिस चीज को चलने के लिए, जिसको गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना, उसको हम दो प्रकार की वेव पढ़ेंगे। वहां पर जब वेव वाले चैप्टर में जाओगे तो एक मैकेनिकल वेव होता है, उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। एक को माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे प्रकाश है, आप निर्वात में प्रकाश को गुजारिए, चलेंगे ही नहीं, आपको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वो भी एक तरह से माध्यम ही है। क्या समझे? मानने के लिए हम सब मानते हैं कि निर्वात तो कुछ है नहीं, शून्य है। तो माध्यम का मतलब जैसे पानी है, हवा है, कांच है ना, स्लेब है, वो सब टोटल क्या है? वो सब एक माध्यम है, जिससे होकर के हम सब क्या करते हैं? प्रकाश को गुजारते हैं। जैसे अभी हम प्रकाश देख रहे हैं, इसमें रोशनी सूरज से आती है हमारे आंखों तक, प्रकाश कौन चीज से होकर के? वायु से होकर के। ठीक है, तो वायु क्या हुआ? एक प्रकाश के माध्यम हो गया। क्या लकड़ी से होकर के प्रकाश गुजरेंगे? नहीं, वो प्रकाश की माध्यम नहीं हो गया, उससे होकर के प्रकाश नहीं गुजरती है। लोहा से गुजरेंगे? नहीं। पत्थर से गुजरेंगे? नहीं। मोटे कपड़े से गुजरेंगे? नहीं। इसका मतलब ये सब प्रकाश की माध्यम नहीं हुआ, इससे होकर के प्रकाश नहीं गुजर सकती है। तो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल जो होती है, स्पीड जो होती है, वो अलग अलग होती है। अब प्रकाश की चाल सबसे अधिक आपको निर्वात में होती है, ये लिखा गया है निर्वात। इसको अंग्रेजी में वैक्यूम हम सब कहते हैं, कभी कभी इसको शून्य भी कहा जाता है। और कितनी होती है तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, और या 3 × 10⁵ किलोमीटर/सेकेंड। अब जो याद रखना है वो याद रखें, हमको किताब दोनों याद रखें। 3 लाख किलोमीटर/सेकेंड, ये 3 लाख है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसको याद रखें। किलोमीटर/सेकेंड, घंटा मत बोलिएगा, ठीक है। और इसी कारण से आप देखेंगे तो हमारे सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो मानी जाती है, वो आपको 15 करोड़ किलोमीटर माना जाता है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और इसको चाल इतना है, इसीलिए हमारे अगर कैलकुलेशन करोगे, है ना, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4, तो भागा दोगे तो आपको नजर पाएगा कि 8 मिनट लगभग 20 सेकेंड यही आता है। इसीलिए हम मानते हैं कि सूर्य को हमारे पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है।
एक्चुअल इतना नहीं आएगा, कारण कि प्रकाश की चाल निर्वात में बात की तो इतना होता है, लेकिन ये वायु है और कई सारे मीडियम है, उसमें प्रकाश की चाल कुछ कहीं पर ज्यादा किसी पर कम ये हो जाती है। ठीक है, तो इन जनरल माना जाता है कि सूर्य को रोशनी को प्रकाश में पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट। बेसिकली कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है आपके सामने। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक्चुअल आपको जो बुक में है वही चीज आपको आएगा, कुछ दाएं बाएं रिलेटेड क्वेश्चन आता है। दूसरी चीज, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। आप कहेंगे सर ये क्या है, ऊर्जा कैसे हो? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। कैसे है? आप देखते होंगे कभी कभी सो करके जरिए और आपको सुस्त महसूस होगा, लेकिन जब ये आप कहाँ जाइए, धूप में, जब ये धूप में जाएंगे, सूर्य की रोशनी आपके शरीर में लगेंगे तो आपके शरीर में एक अलग ऊर्जा महसूस होगा। आप देखेंगे जब तक सूरज नहीं होती है तब तक में आप देखेंगे पेड़ पौधे खिलता नहीं, उसका फूल खिलता नहीं, वो मुरझाए हुए लगते हैं। लेकिन जब ये सूर्य की उदय हुई उसकी रोशनी उस पौधे पर पड़े तो वो खिल उठता है, हर एक के शरीर में एक नई ऊर्जा आ जाती है। दूसरी चीज, अभी तो मैं ये प्रकृति की बात बता रहा हूँ, जब आगे आप ऊर्जा के स्रोत में जाकर पढ़ेंगे तो वहां पर मैं बताऊंगा कि सूरज की रोशनी से बिजली भी उत्पन्न की जाती है। आप नाम सुने होंगे सोलर प्लेट, जिसको सौर ऊर्जा वहां से प्राप्त होता है। ठीक है, वही सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, सौर ऊर्जा। समझिए, तो वो भी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। दूसरी बात मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग भी है, जो मैं आपको पहले भी चर्चा की है। प्रकाश कई रंगों का मिश्रण है, कई सारे रंग उसमें मिले हुए हैं। सूर्य की प्रकाश श्वेत, कैसा है, श्वेत। लेकिन इसमें अगर जनरल देखो तो एटलीस्ट 7 रंग होते हैं। कितने रंग? लगभग लगभग 7 रंग आपको दिखाई देंगे। 7 रंग आप देख सकते हैं जब आप इंद्रधनुष आपको देखे होंगे, इंद्रधनुष में 7 रंग आपको दिखाई देंगे, VIBGYOR, ए बी जी और 7 रंग। बेजानी आपी नाला आप सुने होंगे, बैंगनी जामुनी हरा पीला नीला, अब ये 7 रंग आप देखे होंगे इंद्रधनुष में। ठीक है, आगे हम चर्चा भी करेंगे उसका। तो प्रकाश कई रंगों का मिश्रण है, साथ में प्रकाश की विभिन्न रंगों की चाल जो होती है ना, अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग होती है। दूसरी चीज, और आप एक चीज जान लीजिए, इस प्रकाश की चाल जो है ना, इसको हम सब कहते क्या है, ये दूरी एक तरह से जो मतलब होती है तरंग के रूप में, तो इसको कहते हैं तरंग दैर्ध्य। क्या कहा जाता है? तरंग दैर्ध्य, तरंग के रूप में। यहाँ पर बोले तरंग, वेव, उसकी जो चाल स्पीड जो होती है उसको हम सब एक तरह से कहते हैं क्या, तरंग दैर्ध्य। मतलब कितनी बार आप फ्रीक्वेंसी सबका भी, आवृत्ति सबका भी नाम सुने होंगे कभी, जब साउंड चैप्टर पढ़ते होंगे वहां पर। समझ गए? तो ये एक तरह से था प्रकाश का गुण। कभी कभी एग्जाम में यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आती है कि बताइए प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो याद रखना सीधी रेखा में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो निर्वात में। कितनी होती है, ये आप दोनों याद रखेंगे। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, तरंग भी है, कई रंगों के मिश्रण है, और अलग अलग रंगों की चाल जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, आगे हम सब बात करते हैं। देखिए, जो चीज जरूरी नहीं है मैं फिर भी वो भी ले रहा हूं, आपको जानना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आती है, प्रकाश की गुजरने के आधार पर, जब प्रकाश गुजरता है किसी पदार्थ से होकर के, उसके आधार पर पदार्थ को ही 3 भागों में बांटा गया है। प्रकाश के गुजरने के आधार, प्रकाश जो आर पार होती है उसके आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका पारदर्शी, इसको हम सब कहते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या कहा जाता है? ट्रांसपेरेंट। दूसरा जो है जिसको हम सब कहते हैं ओपेक्यू। ठीक है, मतलब ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू, और एक होता है ट्रांसलूसेंट। ठीक है,
तो पहले है आपका पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं? हाँ, पारदर्शी मतलब इस पार से उस पार, दर्श मतलब देख सकते हैं या इस पार से उस पार जा सकते हैं। ठीक है, तो स्पष्ट लिखा है, जिस पदार्थ से होकर, जिस पदार्थ से जिस पदार्थ से प्रकाश का पूर्णतः भाग आर पार हो जाता है, मतलब जितना प्रकाश इधर से दिए उस पर आर पार अगर हो गया तो हम उसको कहेंगे पारदर्शी। जैसे कांच देख रहे हो, कांच उससे इस साइड से, जैसे आपके टॉर्च के ऊपर में शीशा जिसको हम कहते हैं लगा रहता है, कांच लगी रहती है, उसको इस साइड से रोशनी देते हैं, उस साइड आर पार दिख जाता है। पानी हुआ, साफ पानी, वायु हुआ, इस सब से हम आर पार वस्तुओं को देख सकते हैं। मतलब देखना मतलब क्या हुआ, हम किसी वस्तु को चश्मा से हम देख रहे हैं, मतलब क्या, वो देख नहीं रहे हैं, वो प्रकाश वहां से टकराकर मेरी आंखों तक ए टू जेड पहुंच रही है। क्या समझे? तो हम देखना क्या है, देखना प्रकाश का गुजरना हुआ। हमारे, हम किसी वस्तु को देखते कैसे हैं, हम आगे चर्चा करेंगे इस चीज के बारे में, आगे चैप्टर पढ़ने लगेंगे इसी चैप्टर में आगे चल करके। हम किसी वस्तु को देखते हैं कि हमारी आंख जो है ना, वो उस वस्तु पर पहले प्रकाश पड़ी, उससे टकरा करके मेरी आंखों तक प्रकाश आया। प्रकाश ही है जो हम सबों को दिखता है, वो वस्तु नहीं दिखता एक्चुअल में। जितने अंश पर आप देखेंगे छुपे हुए भागों को क्यों नहीं दिखता है? कोई वस्तु के किसी पार्ट को ढक दीजिए, वो ढका हुआ भाग नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि वहां से प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों तक नहीं आई है। कभी कभी देखते हैं किसी प्रकाश कोई वस्तु है, जहाँ पर कम रोशनी पड़ती है वो धुंधला दिखाई देता है, जहाँ पर ज्यादा रोशनी पड़ता है वो हमको फ्रेश दिखता है। क्यों? जहाँ पर कम रोशनी पड़ा वहां से प्रकाश का कुछ ही अंश मेरे पास पहुंच पाया तो धुंधला दिखाई दिया। जहाँ पर पूर्ण जितने प्रकाश ऊपर पड़ा वो टोटल आ गया तो हमको फ्रेश दिखता है, साफ दिखता है। ठीक है, तो इसे हम, जिससे हम आर पार देख लें उसको हम सब क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ, जिसमें आपको कांच आ गया, साफ पानी आ गया, वायु हो गया, इत्यादि बहुत सारी बातें बोल सकते हैं। दूसरा है आपको अपारदर्शी या ओपेक, जिसको हम सब कहते हैं। लिखा है, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार नहीं हो सकती है, मतलब प्रकाश का कोई भी भाग इस पार से उस पार नहीं होती। जैसे आपके आंख के सामने एक लकड़ी रख दी जाए तो लकड़ी दिखाई देंगी कि लकड़ी के पार कोई वस्तु, वो वस्तु दिखाई देंगी लकड़ी, क्योंकि प्रकाश लकड़ी से तो टकरा कर मेरी आंख पर आती है। लेकिन प्रकाश लकड़ी की दूसरे पार जो भी वस्तु रखी गई है वो नहीं दिखाई देती है, कारण कि वहां से जो टकरा कर बस लाइट है ना, वो मेरी आंख तक नहीं पहुंच पाती है। मतलब लकड़ी को भेद करके, लकड़ी को पार करके मेरी आंख तक नहीं पहुंचती है। तो हम इसको क्या कहेंगे? अपारदर्शी। अपार मतलब आर पार नहीं, पारदर्शी मतलब आर पार, अपार मतलब न पारदर्शी। जो पारदर्शी नहीं हो तो क्या होगा? अपारदर्शी। जैसे आपको लिखा गया है लकड़ी, लोहा, पत्थर, मिट्टी इत्यादि। मोटे कागज भी आप लिख सकते हो, मोटे कपड़े भी लिख सकते हो। ठीक है, और तीसरा जो है इसको हम सब कहते हैं ट्रांसलूसेंट, याद रखेंगे, ट्रांसलूसेंट। ठीक है, क्या होता है? तो दो प्रकार तो हुआ, एक से पार हुआ, एक से पार नहीं हुआ। पार हुआ तो पारदर्शी, पार नहीं हुआ तो अपारदर्शी। लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जिससे कुछ कुछ भाग पहुंचता है। वही लिखा है, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश का आंशिक भाग ही आर पार होती है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। आंशिक भाग मतलब जैसे आप देखते होंगे कभी कभी आपके चश्मे, अगर कोई आपके दादा या पापा या कोई पहनते होंगे तो आप देखते होंगे कि अगर उसका कांच घिस जाता है ना तो कहता है धुंधला दिखाई देता है। किसी का आंख खराब हो जाता है, धुंधला दिखाई देता है। आप कोहरा कुहासा देखे होंगे, उसमें उस पार की वस्तु हमको पूरा शुद्ध नहीं दिखाई देता है। गंदा पानी आप देखते होंगे, आर पार नहीं दिखाई देता है। क्या समझे? तो या तेल लगा हुआ कागज में आप देखिए तो उस साइड से उस साइड आपको नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, ये सब क्या है? पारभाषिकता। जिसे मतलब नहीं दिखाई, कम दिखाई दिया, मतलब उसका कुछ भाग मेरे आंख तक पहुंचता है, कुछ भाग नहीं। अब आप कहिएगा सर ऐसा क्यों होता है? तो आप जस्ट पहले पढ़े कि उसमें कई रंगों का मिश्रण है और हर एक रंग के जो चाल होती है वो अलग अलग होती है, भेदन क्षमता अलग अलग होती है।
तो उसमें जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक है, जो उस पदार्थ को इसको पार करने की क्षमता ज्यादा है, भेदने की क्षमता ज्यादा है, वो भेद करके आपके आंख तक पहुंच गया, और जिसको भेदने की क्षमता कम है वो उसी पार रह गया। इसीलिए कुछ भाग दिखाई देता है, कुछ भाग दिखाई नहीं देता है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल आपको लिखा हुआ मिलेगा, देखिए तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, धुआं, गंदा पानी, ये सब है। ये आपके एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्या है, पारदर्शी है या अपारदर्शी है या पारभासी है। ठीक है, चलिए अगला, प्रकाश स्रोत क्या होता है। प्रकाश स्रोत मतलब होता है जहां से प्रकाश उत्सर्जित होता है। इसके आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, ध्यान से समझिएगा। कितने भागों में? दो भागों में। पहला है प्रदीप्त, जिसको हम सब अंग्रेजी में कहते हैं लुमिनस। क्या कहते हैं? लुमिनस बॉडी। जिस पदार्थ से होकर प्रकाश उत्सर्जित हो, जिस प्रकार, ऐसे बोले, जिस पदार्थ से प्रकाश उत्सर्जित होता है। क्या लिखेंगे? कि जिस पदार्थ से प्रकाश उत्सर्जित होता है या उत्पन्न होता है। कोई वस्तु है यहाँ पर, है ना, यहाँ से प्रकाश अगर निकल रही है तो क्या हो गई? प्रदीप्त या दीप्त, दीप्तमान भी कहेंगे हम सब इसको। ठीक है, प्रदीप्त, प्रदीप्त यहाँ पर अब, सॉरी प्रदीप्त बोलिएगा, प्रतिदीप्त, प्रदीप्त होता है, एक प्रतिदीप्त होता है। एक होता है प्रदीप्त, एक होता है दीप्तमान। क्या होती है? दीप्तमान। समझिए, जैसे अब देखेंगे टॉर्च हो, सूरज, जुगनू, जुगनू मतलब भगजुगनी जिसको हम सब कहते हैं, तारा, आग, ये सब टोटल क्या है? ये है आपका दीप्तमान। अब यह दीप्तमान भी दो तरह के होते हैं। दो तरह के क्या होते हैं? एक होता है प्रकृति, एक होता है मानव निर्मित। प्रकृति मतलब जिसे भगवान ने बनाया, गॉड गिफ्टेड है। जैसे जैसे यहाँ पर लिखा है, प्रकृति दो प्रकार के, नेचुरल सोर्स, और एक होता है आर्टिफिशियल। जिस प्रदीप्त पिंड से प्रकाश स्वतः उत्सर्जित होता है, मतलब खुद अपने आप उत्सर्जित, अपने आप निकलती है, उसको निकालने के लिए किसी मानव की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मानव की हेल्प की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम सब कहेंगे प्रतिदीप्त, मतलब प्रकृति। जैसे सूर्य को, किसी को वहां पर सूर्य दावना पड़ता है क्या? तारा में कोई जाता है सूर्य दावने के लिए? जुगनू को ऐसे पकड़ता है तब बात है, नहीं, वो सब अपने आप स्वतः क्या करता है? प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो उसको हम सब कहेंगे प्रकृति पिंड या प्राकृतिक स्रोत भी हम बोल सकते हैं। पहले बताए कि स्रोत है जहां से प्रकाश उत्सर्जित होता है, प्रकाश स्रोत हुआ। दूसरी चीज मानव निर्मित, मतलब कृत्रिम, जिस पिंड या जिस प्रदीप्त पिंड से प्रकाश स्वतः उत्सर्जित नहीं होती है, मतलब जिसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? मानव की आवश्यकता होती है। जिसके लिए मानव की आवश्यकता होती है, मनुष्य या कोई अदर वस्तु की हेल्प से वो क्या करता है? प्रकाश उत्सर्जित करता है। जैसे टॉर्च, जब तक उसमें बैटरी न लगाओ, कोई उसको स्विच न दबाए, तब तक टॉर्च से रोशनी नहीं निकल सकता है। आग जब तक कोई जलाएंगे नहीं, आग नहीं लग सकती है। रोशनी, बल्ब, ये सब जितनी भी चीजें हैं सब क्या है? सब है आर्टिफिशियल, कृत्रिम। अगला है आपका अदीप्त और प्रदीप्त। अदीप्तमान भी इसको हम सब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अदीप्तमान। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कहीं पर लिख देता हूँ, अदीप्तमान मतलब जो दीप्त ना करे, मतलब जले नहीं, जो रोशनी नहीं दे, वही इसको नॉन लुमिनस भी हम कहते हैं। हम सब नॉन लुमिनस बॉडी कहते हैं। ठीक है, मतलब जिस पदार्थ से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, जैसे मिट्टी प्रकाश में निकलती है, लकड़ी प्रकाश में, आग लगाएंगे तब ना, लोहा, कागज, कपड़ा, ये सब क्या है? नॉन लुमिनस बॉडी है, अदीप्त पिंड है। कोई दिक्कत? देखिए यहाँ से क्वेश्चन इस वजह से इसमें से भी आ जाता है। कोई ऑब्जेक्टिव के लिए कोई कहना
ये नहीं कि कहाँ से आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन आपको यहाँ से क्वेश्चन ये पारभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी, यहाँ से क्वेश्चन 110% है, आएगा ही आएगा। एक ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं आती है। ठीक, अगला जो आपकी बुक में स्टार्ट जहाँ से प्रारंभ होती है बुक पढ़ना, वहाँ क्या है देखिएगा। सबसे पहला चीज है आपका प्रकाश किरण, किसको कहते हैं? रे, इसको कहा जाता है रे ऑफ लाइट। क्या होती है प्रकाश की किरण? कहते हैं प्रकाश जिस पथ से गुजरती है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसके? उसे प्रकाश किरण कहते हैं। मतलब जैसे प्रकाश जो है इस रास्ते से गुजरी है, एक ही को दिखा रहे हैं, इस रास्ते से प्रकाश गुजर चले आगे बढ़ गई, तो ये जो रास्ता हुआ इसको हम सब कहेंगे प्रकाश किरण। प्रकाश जिस रास्ते से गुजरती है, कोई ना कोई तो रास्ता है ना उसका गुजरने का, दिखाते हैं उसको आर्टिफिशियल लाइन से उसको, तो यही हुआ प्रकाश की किरण। किरण पुंज, इसको लाइट बीम कहते हैं। लाइट बीम, यहाँ पर प्रकाश पुंज या प्रकाश किरण पुंज आप कहिए। ठीक है, तो प्रकाश की किरणों के समूह को, मतलब एक प्रकाश है तो प्रकाश किरण, जब किरणों के समूह हो गया तो प्रकाश किरण पुंज। जैसे यहाँ पर ढेर सारे आपको क्या दिख रहा है, लाइट टॉर्च से निकल रही है ढेर सारी रोशनी, तो क्या हुआ प्रकाश पुंज हुआ। लेकिन आप देखते होंगे जैसे छोटे छोटे बच्चे देखते होंगे, कोई जब मेला वाला समय, एक रोशनी, एक लाइट की किरण उसमें से लवा लवा निकलती हुई दिखती है ना। तो जैसे लेजर लाइट सब होता है उसमें एक ही रोशनी आपको निकलती हुई दिखाई देंगे यहाँ से वहां, वो एक तरह से हम कहेंगे कि लाइट किरण, लेकिन वो भी किरण नहीं है, उसमें से कई सारे उसमें लाइट है, लेकिन हम एक तरह से मान सकते हैं जो दृश्य देसेबल है, दिखाई देने वाला है, तो आप उसको एक तरह से मान सकते हैं वो एक ही लाइट है उसमें। ठीक है, अब ये जो प्रकाश पुंज है इसको तीन तरह से बांटा गया है, तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत से तीन तरह के प्रकाश स्रोत जो है ना, वहां से तीन तरह की किरण पुंज हमको प्राप्त होता है, इतना समझिएगा। प्रकाश स्रोत मतलब उत्सर्जित जहां से होती है ना, वहां से तीन तरह के हमको किरण पुंज मिलता है। एक जिसको हम सब अपसारी कहते हैं। अपसारी नाम से स्पष्ट है, अगर आप इसको नहीं दिखता है तो मैं इसको थोड़ा फ्रेश में लिख देता हूँ। कन्वर्जिंग कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है याद रखेंगे, कन्वर्जिंग लाइट वेव। ठीक है, दूसरा है आपका अभिसारी। क्या है ये अपसारी? इसका दूसरे तरह से अगर मैं इसको मतलब होता है फैलना, अपसरित कर देना, फैला देना। अभिसारी, अभिसरित कर देना, इसको डाइवर्जिंग कहा जाता है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, क्या कहा जाता है डाइवर्जिंग कहा जाता है इसको। इसका मतलब होता है आपका सिकुड़ना या सिमटना। सिमटना, एक बिंदु पर क्या हो जाना, सिमट जाना, इसी को संसरित भी कहते हैं। ठीक है, एक जगह पर। दूसरा है आपका जिसको हम लोग कहते हैं समांतर, मतलब इसको इंग्लिश में कहा जाता है पैरेलल बीम। क्या कहा जाता है पैरेलल लाइट बीम। मतलब आपको जानते हैं पैरेलल लाइट बीम में क्या होता है, समांतर मतलब जिसके बीच की डिस्टेंस जो होती है हमेशा इक्वल होती है, उसको हम सब क्या कहते हैं समांतर। अब सबके बारे में चर्चा करें एक एक करके। किरणपुंज, वैसा किरणपुंज जो एक बिंदु से निकलकर आगे फैल जाती है, जो एक बिंदु से निकलकर आगे फैल जाती है उसी को हम सब क्या कहते हैं, वो बोलेंगे फैलना, आगे फैल जाना, तो क्या हुआ उसी को हम सब कहते हैं अपसारी किरणपुंज। तो ये आपको प्रकाश स्रोत हुआ, प्रकाश स्रोत, और यहीं से देखो विभिन्न विभिन्न डायरेक्शन में यहाँ पर देखो प्रकाश निकल रही है। जैसे आप टॉर्च जलाते हो तो टॉर्च जहाँ से प्रकाश होती है बहुत छोटी सी होती है, आगे बहुत फैल जाती है। ठीक है, जैसे आप मोमबत्ती जलाते हो, एक बिंदु है, आगे फैल जाती है,
क्योंकि टॉर्च, मोमबत्ती ये सब क्या हुआ आपको अपसारी किरणपुंज की एग्जाम्पल है। दूसरा अभिसारी किरणपुंज वैसा किरणपुंज जो अनंत से आकर एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। दो बातें हैं, एक मिलना, एक मिलती हुई प्रतीत हो। मिलना मतलब हमको दिख रहा है कि यहाँ पर ये मिल रहे हैं, और एक कि अनुमान करते हैं कि लगता है ये जा करके कहीं न कहीं जगह पर मिल जाएंगे। मिलते हैं उसको जो मिल जाएंगे ये एक्सेप्ट करते हैं हम सब। हो सकता है कहीं जाकर मिलेंगे, उसको हम सब कहेंगे प्रतीत होना, मिलती हुई प्रतीत होना। जैसे आप उत्तल लेंस जब आगे चैप्टर में हम सब पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे तो किसी कागज को जलाती है, या सोलर कुकर देखेंगे, या सौर ऊर्जा को आप देखेंगे सोलर प्लेट में। वहां पर क्या होता है, बहुत सूर्य से बहुत सारी प्रकाश आ रही है अलग अलग जगह से, लेकिन वह एक बिंदु पर आकर जाती है, एक बिंदु पर आकर मिल जाती है। समझ गए ना? तो उसको हम सब क्या कहेंगे, आपको अपसारी अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। याद रखना ये आगे भी आपको काम देंगे। अभिसारी मतलब होता है जोड़ना, एक बिंदु पर मिलाना, और अपसारी मतलब होता है फैलना। तीसरा है जो आपको इम्पोर्टेंट, वो है आपको समांतर किरणपुंज, वैसा किरणपुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर निकलती है ना? जैसे रोड लाइट आप देखते होंगे, या कुछ आजकल टॉर्च भी आता है कि जितने ही आपको जितना बड़ा मुंह होगा टॉर्च का ऑक्सीजन वाला, उतना ही रोशनी वो आगे से आगे तक ले जाएंगे। दूसरी चीज, आप अगर कोई एक्सरे कराए होंगे तो एक्सरे में भी देखे होंगे कि वो जो मशीन होती है उसमें से सिर्फ जितने बड़े ये खाका रहता है, जैसे इतना बड़ा है ये, तो इतना ही से आपको लाइट ऐसे आपको निकलता हुआ दिखेंगे। ऐसा नहीं किया तो ऐसे करके फैल नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जहां से जिस स्रोत से हमको प्रकाश एक दूसरे के क्या निकलती है, इसमें समांतर निकलती हुई प्रतीत होगी, तो उसको हम सब क्या कहेंगे, उसको हम सब कहेंगे समांतर किरणपुंज। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, तो आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप सबको अच्छे लगे होंगे। आप सब जो भी बुक प्रेफर करना है, जो मर्जी, एनसीईआरटी हो, एससीईआरटी हो, भारतीय वन हो, ब्रिलियंट हो, लुसेंट हो, जो मर्जी हो, आप बुक उठाइए, वहां से जहां तक हम पढ़ाए हैं यहाँ तक देखिए। अगर किसी प्रकार के आपको डाउट आए कि लगे कि नहीं हमको मतलब इससे ये चीज सर ने बताए हैं, तो आप हमें कमेंट करेंगे, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बेल आइकन को दबा दें, ताकि नए नए वीडियो जो हम कुछ लाएंगे तो आपके पास पहुंचे, और आपके बिहार बोर्ड की जो क्लास 10th की 2027 में एग्जाम होंगे वो बेहतर से बेहतर रिजल्ट आप लाएं। रिजल्ट ही नहीं, आपको नॉलेज अच्छा मिले, बेहतर। ठीक है, तो आप जरूर शेयर करें अपने दोस्तों को। किसी प्रकार की अगर कमियां आए, किसी प्रकार की हेल्प आपको चाहे, या जो बच्चे क्लास 10th पास आउट कर चुके हैं उसको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, तो आप जरूर सर फोन करें। हमसे जितना हो सकेगा जो भी मार्गदर्शन हम कर पाएंगे आपको हम करेंगे, जरूर करेंगे। ठीक है, कुछ दिनों में आपको 1-2 महीने के बाद आपको और अलग अलग सब्जेक्ट के कॉम्पिटिशन के भी आपको लेक्चर आपको इसी चैनल पर आपको मिलेंगे। पीपीएससी टीआरई का भी मिलेंगे, सीटेट का भी मिलेंगे, अलग अलग तरह के आपको जो क्लासेज हैं वो आपको इस चैनल पर आपको मिलेंगे, यानी कि लगभग लगभग जुलाई तक में। जुलाई से आपको सेटअप कुछ अभी अवेलेबल नहीं है, तो जुलाई से लगभग लगभग आपको ये हर एक क्लासें आपको मिलने के स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे आप एसएसटी के लिए हो, चाहे टीआरई के लिए, कोई भी सब्जेक्ट आपको हो वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के टीचर, अलग अलग टीचर आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं अकेला हूँ, तो कुछ व्यवस्था में है, कुछ दिनों के बाद आपको अलग अलग टीचर के द्वारा हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाए हुए मिलेंगे, चाहे वो इंग्लिश हो, ग्रामर हो, कुछ भी हो, आपको हर एक चीज मिलेंगे। ठीक है, चलिए, इस सेशन को आप सब जरूर देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। आप सबसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप सब अपने दोस्तों को शेयर करें और उसे मोटिवेट करें कि आप पढ़िए, कहीं पढ़िए, लेकिन आप पढ़िए। चलिए, तब तक आज के लिए हम
विदा लेंगे आपसे। मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।